हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी टेट वीडियो, यूपीपी लेखपाल के लिए रामबाण औषधि टॉप 1000 जीके जीएस सीरीज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम लोग भाग 1 से लेकर के भाग 17 तक लगभग 850 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों, जो भाई बहन ये सब वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जा करके हर एक वीडियो को आसानी से सुलभता से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग भाग 18 पढ़ने से पहले जो भाई बहन इस चैनल पर अभी अभी नए बने हुए हैं और जो भाई बहन इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर ऑन रखिएगा। सेशन को जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं भाग 18 का पहला प्रश्न है और जो है सेशन का जो है 851 प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है क्या कर प्रश्न है भैया, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़े सागर की बात करें तो भैया प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है भैया? प्रशांत महासागर है। भैया यह दुनिया का सबसे गहरा सागर है और सबसे बड़ा सागर है। प्रशांत महासागर जो है यह दुनिया का सबसे गहरा है और सबसे बड़ा है। सबसे गहरा है और सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, चलिए यहाँ से भैया एक प्रश्न और बनेगा। प्रश्न ये बनेगा कि यह प्रशांत महासागर जो है यह अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। अमेरिका और एशिया एशिया को क्या करता है? पृथक करता है, अलग करता है। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा, प्रशांत महासागर का क्षेत्र कितना होता है? प्रशांत महासागर का क्षेत्र कितना होता है भैया? तो आप जानते रहिएगा 6,36,34,000 वर्ग मील। ठीक है, 34,000 वर्ग मील, 6,36,34,000 वर्ग मील है। ठीक है, यहाँ से भी एक प्रश्न और बनेगा, प्रशांत महासागर जो है यह अटलांटिक महासागर से दुगना है। ठीक है, यह अटलांटिक महासागर से दुगना है। ठीक है, यहाँ तक आप जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गृह त्याग की घटना भैया महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? सर्वोच्च निकाय कौन सा भैया? राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या भैया? राष्ट्रीय विकास परिषद है। एक चीज, राष्ट्रीय विकास परिषद को हम लोग योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग और भैया नीति आयोग भैया। यहां से प्रश्न एक बनेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद या योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है भैया? तो अध्यक्ष भैया प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। नीति आयोग, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, एक चीज यहां से जानते रहेगा, योजना आयोग का नाम बदल करके अब जो है नीति आयोग रख दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति आयोग रख दिया गया है। ठीक है, चलिए यहां तक जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? भारत की कौन सा राज्य है उसकी सीमा जो है भारत के चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो भैया सिक्किम है। क्या है भैया? सिक्किम है।
आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भैया किस राज्य में है? सिक्किम में है। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? नाथुला दर्रा की ऊंचाई कितनी है? तो भैया ऊंचाई है 14,200 फीट। ठीक है, 14,200 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है। और भैया नाथुला दर्रा, यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा, नाथुला दर्रा जो है हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। नाथुला दर्रा जो है यह एक हिमालय का पहाड़ी दर्रा है, पहाड़ी दर्रा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, क्या कह रहा है? 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? अल हिलाल किसने किया था भैया? 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया था भैया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? चरक जो है किसके दरबार में थे? चरक भैया कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कनिष्क। महान चिकित्सक जो है चरक जो है एक चिकित्सक, महान चिकित्सक थे। वह कनिष्क के दरबार में क्या थे? एक चिकित्सक थे। ठीक है ना। ये कनिष्क जो है दरबारी चिकित्सक थे। किसके दरबार में? महान कनिष्क के। ठीक है। इन्होंने यानी चरक जी, इन्होंने आयुर्वेदिक विज्ञान में योगदान दिया। ठीक है। इन्होंने यानी चरक जी आयुर्वेदिक विज्ञान में योगदान दिया। ठीक है भैया, महान चिकित्सक चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। इन्होंने आयुर्वेदिक विज्ञान में अपना एक योगदान दिया। इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सक ग्रंथ का संकलन किया। क्या किया भैया? इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सक ग्रंथ का संकलन किया। ग्रंथ का संकलन किया। ठीक है। चलिए यहां तक आप जानते रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन। कौन है भैया? श्रीधरन। अब यहां से एक प्रश्न पूछा, श्रीधरन जो है यह क्या थे? यह एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर थे। क्या थे? प्रख्यात सिविल इंजीनियर। यह प्रख्यात सिविल इंजीनियर थे। श्रीधरन का जन्म कब हुआ था? श्रीधरन का जन्म कब हुआ था? तो जन्म की बात किया जाए तो जन्म 12 जून 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है भैया, एक चीज यहां से और जानते रहिएगा, यह सन यानी भारत के मेट्रो मैन यानी श्रीधरन जी जो है 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निर्देशक रहे।
के निदेशक रहे। ठीक है। और यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है भैया श्रीधरन के बारे में कि ये भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाने जाते हैं। यानी कौन? श्रीधरन। श्रीधरन जी जो है भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाने जाते हैं। भारत के भैया श्रीधरन जी भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा। प्रश्न ये बनेगा कि श्रीधरन को इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। 2001 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है। इतना प्रश्न के बारे में बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भैया कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। 1947 में क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। जेबी कृपलानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? एक अध्यक्ष थे। ठीक है। चलिए यहाँ से एक प्रश्न और जानते रहेगा कि जेबी कृपलानी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी से पहले यानी 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। इतना इनके बारे में जानते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता भैया 1916 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? क्या भैया? पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? किनको बीच हुआ था भैया? अहमद शाह अब्दाली। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। यानी मराठों का ही जो है सदाशिवराम भाऊ पेशवा के तहत इन्हीं को ही मराठा कहा जाता था। ठीक है। ये लिखिए अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव भाऊ पेशवा के तहत यह बीच लड़ा गया। ठीक है। यानी पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था भैया? तो अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव भाऊ पेशवा के बीच लड़ा गया था। ठीक है। जिसमें से भैया अहमद शाह अब्दाली जो है कि जीत हुई और सदाशिवराव भाऊ पेशवा की
बहुत बेजोड़ हार हुई। ठीक है, यानी भैया आप जानते रहे कि अहमद शाह अब्दाली जो है यह सदाशिवराव पेशवा, इनको आप जानते हैं मराठा को हराकर जीत लिया। ठीक है भैया, यानी अहमद शाह अब्दाली जो है वह जीत गया था, किसको हराकर? सदाशिवराव पेशवा को, यानी मराठों को हरा करके जीत लिया था। इतिहास के पन्नों पर बहुत बेजोड़ हार मानी जाती है क्या? सदाशिवराव पेशवा को। ठीक है, यानी मराठों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा भैया, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? आरबीआई के नए नियम, यानी नया नियम भैया 1 अप्रैल 2012 को आरबीआई के दिशा निर्देश में, क्या भैया? आरबीआई के दिशा निर्देश में क्या भैया? डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट और चेक की वैधता भैया 3 महीने के लिए होती है, और चेक की वैधता 3 महीने के लिए होती है। ठीक है, चलिए यहां तक आप जानते रहिएगा। आरबीआई से संबंधित यहां तक प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भैया NH 44 है भैया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है NH 44 या नेशनल हाईवे 44। इसका नाम पहले क्या था? NH 7 था। NH का नाम बदल करके अब NH 44 रख दिया गया। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग माना जाता है। ठीक है, यह NH 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग माना जाता है। यह उत्तर दिशा से, क्या भैया? उत्तर दिशा यानी श्रीनगर, उत्तर दिशा यानी श्रीनगर, और दक्षिण भैया, दक्षिण दिशा यानी कन्याकुमारी। क्या भैया? कन्याकुमारी। उत्तर दिशा श्रीनगर से दक्षिण दिशा कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है भैया? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई भैया 4112 किलोमीटर, 4112 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक आप जानते रहिएगा। और भैया यह भारत की सबसे लंबी जो है राजमार्ग है। और दूसरे नंबर पे राजमार्ग कौन सा है? दूसरे नंबर की बात करें तो NH 27 है। ठीक है, NH 27 है दूसरे नंबर पे। यह भैया 3507 किलोमीटर है। 3507 किलोमीटर है NH 27। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा। हम लोग भारत का सबसे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हम लोग पढ़ लिए, लेकिन सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो भैया भारत का सबसे छोटा राजमार्ग क्या है? NH 966B, NH 966B है। ठीक है,
इसकी लंबाई भैया वेली गठन से कोच्चि तक है। वेली गठन से कोच्चि तक है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है भैया? इसकी 5.9 किलोमीटर है। ठीक है, 5.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NS 966B है। यह वेली गठन से कोच्चि तक है। इसकी लंबाई जो है 5.9 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप जानते रहिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है संगमरमर किसका परिवर्तन रूप है? संगमरमर किसका परिवर्तन रूप है भैया, बताइएगा। चूना पत्थर का। किसका है? चूना पत्थर का। ठीक है, सूत्र होगा इसका CaCO3। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने। प्रश्न कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भैया जेनेवा में है। जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड। 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 ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है भैया चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिए थे भैया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने क्या किए थे? वापस ले लिए थे भैया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा एक कस्बा है। गोरखपुर जिले में चौरी चौरा एक कस्बा है। इस शहर में, इस कस्बे में 4 फरवरी को, कब भैया? 4 फरवरी को, 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हुई। कौन सी घटना हुई थी भैया? एक हिंसक घटना हुई थी। इस घटना में कुछ किसानों ने इकट्ठे होकर के एक पुलिस थाने में आग लगा दिया। क्या लगा दिया था भैया? इकट्ठे होकर किसान इकट्ठा होकर एक थाने में क्या किए थे भैया? आग लगा दिए थे। ठीक है, आग लगा दिए। जब भैया आग लगा दिए थे, आग लगाने के दौरान उसी टाइम 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक की तत्काल वहीं पे मौत हो गई। 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक वहीं पर क्या होगी भैया? मौत हो गई। 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक की मौत हो गई। इस घटना के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी क्या किए थे? 1922 में इस आंदोलन को, यानी कि असहयोग आंदोलन को क्या किया था? वापस कर लिया था। 1922 में महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, चलिए यहां तक जानते रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट। ठीक है, चलिए आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, वेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है ये? पारसी धर्म का। पारसी धर्म का सबसे मूल ग्रंथ क्या है? अवेस्ता है। क्या भैया? वेद अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है भैया? पारसी धर्म। ठीक है, इस पारसी धर्म का मूल ग्रंथ जो है, मूल ग्रंथ अवेस्ता है। चलिए यहां तक आप जानते रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? भारत का राष्ट्रगान भैया सबसे पहले कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911। कहाँ गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में कब गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र भैया H2O है। पूरा नाम क्या है इसका? H2O का तो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड। ठीक है, जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सब लोग जानते हैं, हीरा है। क्या है भैया? हीरा है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भैया, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? भैया समुद्री जल में लवण की मात्रा कितनी होती है? अगर 1 लीटर जल समुद्री जल लिया जाए, समुद्री जल लिया जाए तो उसमें से 35 ग्राम भैया क्या रहते हैं? लवण घुले रहते हैं। घुले रहते हैं, यानी 1 लीटर समुद्री जल में 35 ग्राम लवण मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। भैया राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व।
326 ईसा पूर्व में। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो भैया सब लोग जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारत का संविधान तैयार हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है भैया? अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भैया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस सेशन को जितना हो सके उतना आप जो है सेशन करिए, लाइक करिए, और जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।